चलिए आज हम लोग देखते हैं सबसे पहले कलर कोड। देखिए कलर कोड क्या है उसको समझिएगा। कलर कोड, कलर कोड देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कलर कोड जो है एक रजिस्टर है। क्या है? रजिस्टर। रजिस्टर मतलब आप जो मेटालिक ओमिक रजिस्टेंस पढ़े हैं ना, वही रजिस्टर है। तो कलर कोड में क्या होता है, एक्चुअली कलर कोडिंग क्यों किया गया? तो देखिए क्या होता था, जब रेजिस्टेंस किसी इंस्ट्रूमेंट में लगने के लिए आएगा तो उसका ओम उस पर लिखा रहेगा। जैसे मान लिया कि पेन एक रजिस्टर है, तो इस पर ओम लिखा रहेगा। 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, 100 ओम का कोई रजिस्टर होगा। लेकिन कंपनी में तो एक रजिस्टर एक साथ बनता नहीं है, हजारों लाखों रजिस्टर एक साथ बनता है। तो उसमें क्या होता है ना कि अगर नाम लिख करके भेजिएगा कि ये 200 ओम का है, अब मान लिया आते समय ये गड़बड़ हो जाए, मिट जाए एक कोई नंबर, तो बहुत दिक्कत होता था। तो उसको सोल्व करने के लिए एक कोडिंग किया गया, कलर कोडिंग। उसमें क्या किया कि अब इस पर नाम नहीं लिखा रहता था। जैसे अगर ये रजिस्टर है तो इस रजिस्टर के चारों तरफ एक कलर का पैकेज होगा, दो कलर का पैच, पैच मतलब समझते हैं ना, चौला पट्टी होगा। इस तरह से कलर कोड किया गया। यानी कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि कलर कोड में जो है आपका एक ये ऐसा रहता है पिक्चर, ये रजिस्टर ही होता है, लेकिन उस रजिस्टर में ये दो मेटालिक वायर है, मेटालिक वायर दोनों बाहर निकल रहा है। लेकिन इसका रेजिस्टेंस क्या है, इसको इंडिकेट करने के लिए इस पर कोडिंग किया गया कलर से। और आपके सिलेबस में जो पढ़ना है उसमें 4 कलर की बात किया, ऐसे और भी आगे होता है, लेकिन आपके सिलेबस में 4 पैचेज रहेगा। इस पर 4 डिफरेंट कलर का पैचेज बनाया हुआ रहेगा, 4 डिफरेंट कलर का पैचेज होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। 4 डिफरेंट कलर का पैचेज होगा। कितना? 4 डिफरेंट कलर का क्या होगा, आपका पैचेज होगा। इस बात को समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जब 4 डिफरेंट कलर होगा तो कोई ना कोई तो कलर होगा सभी जगह इस तरह से। तो मान लेते हैं कि यहाँ ब्लू कलर है, यहाँ पर जो है आपका रेड है, यहाँ पर आपका ग्रीन है, और यहाँ पर मान लीजिए सिल्वर है कोई कलर। देखिए कलर कोडिंग में क्या होगा कि आपका 3 रजिस्टर आते, आपका जो कोड कलर रहेगा ना, 3 कलर, गोल्ड, सिल्वर या नो कलर रहता है। 3 कलर में से कोई एक कलर जो है हर हाल में किसी न किसी साइड में रहेगा, या तो इस साइड में रहे या तो आपका इस साइड में रहे। इस बात को समझ लीजिए। यानी कहने का मतलब हुआ कि इसमें किसी न किसी एक साइड में इस तरह का बात आपको रहेगा। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि सिल्वर, गोल्ड, ये दोनों कलर जो है किसी न किसी साइड में रहेगा, या तो इस साइड में रहेगा लेकिन इस साइड में रहेगा। लेकिन आपको करना क्या है कि जिस साइड सिल्वर या गोल्ड रहे उसके अपोजिट से नंबरिंग करना है, 1 2 3 4। यानी 4 पोजीशन पर ऑलवेज आना चाहिए सिल्वर या गोल्ड जो है। ये कलर कोड में इंडिकेशन रहता है। अब इसके बाद क्या है, इसका रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे? तो रेजिस्टेंस लिखने का तरीका है ना। तो उसमें क्या है तरीका, वो बात समझ लीजिए। अब इसके बाद कलर लिखना पड़ेगा आपको। तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कलर, कलर नंबर, नंबर मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर, और फिर लिखा रहता है टोलरेंस, टोलरेंस। ठीक है, फिर क्या लिखा रहता है? टोलरेंस। और ये आपका एनसीईआरटी बुक में सब नंबर दिया रहेगा, आपको याद करना पड़ेगा सब। तो इस तरह से एनसीईआरटी बुक में जो है आपका कलर कोडिंग का नंबर दिया हुआ होगा। सबसे पहले ब्लैक लिखा रहेगा, फिर ब्राउन, फिर रेड, ऑरेंज, येलो,
ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, ग्रे, ग्रेट, व्हाइट, फिर है आपका गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। ये सीरीज में ये 4 पेपर याद करना, ये बात याद कर लीजिए। ऐसा नहीं कि बजाओ सीरीज में सारा काम आपका हो जाएगा, ये सारा चीज है जो आपको सीरीज में करना है। कैसे चीज में करना है आपको? सीरीज में करना है, तब जाके काम होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ 0 से नंबरिंग शुरुआत करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका नंबरिंग नहीं होगा। यहाँ पर मल्टीप्लायर में होगा 10 टू पावर 0, 10 टू पावर 1, 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 4, 10 टू पावर 5, 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 7, 10 टू पावर 8, 10 टू पावर 9, 10 टू पावर -1, -1 है ना, और 10 टू पावर -2। देखिए ध्यान से, अब इसके बाद क्या है, इधर रहता परसेंटेज लिखा रहता है टॉलरेंस में। तब परसेंटेज में 3 ही को रहता है, गोल्ड सिल्वर। तो ये रहता है गोल्ड का 5%, सिल्वर का 10% और ये 20%, है ना। इस तरह से ये चार्ट पूरा आपको भी याद करना पड़ेगा। नहीं लर्न करेंगे तो बताइए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाइएगा। ये तो एग्जाम में डायरेक्ट आएगा, ये थोड़ी दिया रहेगा आपको एग्जाम में, ये वाला दिया रहेगा। जेमेन भी पूछ चुका है, नीट भी पूछ चुका है, बोर्ड का बहुत फेमस क्वेश्चन है ये दिया रहेगा पिक्चर, इतना दिया रहेगा, मतलब ये नंबरिंग भी नहीं किया रहेगा आपको। ये कलर कोड पर 4 कलर ऐसे इंडिकेटेड रहेगा, कहेगा कि इसका रेजिस्टेंस क्या है। अब रेजिस्टेंस लिखने का तरीका यह है, पहला 2 नंबर कलर को खोजिए, पहला 1 2 जिसको लिखे हैं उसका कलर का नंबरिंग खोजिए। तो ब्लू 6 नंबर पर है, देख लीजिए ब्लू है जो 6 नंबर पर था, 6 लिखिए। फिर आपका है रेड, रेड है जो 2 नंबर पर है, तो 6 टू 62 हो गया, देख लीजिए। इनटू 10 का पावर। अब तीसरा नंबर पर ग्रीन है, ग्रीन का पावर खोजिए कितना है, 10 टू पावर 5 है, 10 टू पावर 5 प्लस माइनस परसेंटेज वाला सिल्वर वाला खोजिए, आपका 10% है। इतना ओम रेजिस्टेंस है। कहने का मतलब यह रजिस्टर का वैल्यू इतना परसेंट बढ़ भी घट सकता है, घट भी सकता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। पहले बोले थे टेम्परेचर के अनुसार क्या होता है आपका, ये घटता बढ़ता है क्या चीज आपका ये रेजिस्टेंस का वैल्यू। तो ये आपका कलर कोड का कंसेप्ट था, ठीक है। यानी क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा और इसका सोल्यूशन आपको इसी तरह से करना है। सम टाइम मैं दूसरा एग्जाम्पल एक ले लेता हूँ, जो भी आपका कहने का मतलब है कोई बात नहीं है ना। 4 कलर रहेगा, ये वायर रहता है कनेक्टेड करने के लिए, मेटल का वायर, और इस पर 4 कलर रहेगा, कोई ना कोई कलर रहेगा, है ना। लेकिन मान लीजिए जाए कि यहाँ पर गोल्ड है, इस कलर का नाम, इसका जो है मान लिया जाए कि ब्लैक है या ब्लू कर दीजिए, जो लिखिए। इसको कर दिए आपका ब्लैक कर दीजिए, ये जो है आपका कुछ भी कर दीजिए, ग्रीन कर दीजिए, वायलेट कर लीजिए, वायलेट कर लीजिए, जो कलर लिखना है लिख दीजिए। लेकिन नंबरिंग किधर से शुरुआत करना, ये बात पता होना चाहिए। नंबरिंग हर हाल में 1 2 3 4 ऐसे करना है। और रेजिस्टेंस लिखने का तरीका फिर वही है, पहला नंबर 2 नंबर का क्या लिखिए आप नंबर, तो वायलेट कलर का नंबर 7 है, ब्लैक कलर का नंबर 0 है, तो 70 हो गया। इनटू अब ब्लू कलर का पावर जो है 10 टू पावर 6 है, देख लिए पावर वाला लिखते हैं, और फिर प्लस माइनस गोल्ड है 5%। इतना ओम रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है, देख लीजिए ध्यान से।
प्रियांशी समझ में आ गया? बोलिए। यस सर। अच्छा से। गौरव आपको यस सर। आगे समझ में? यस सर। पिक्चर साफ जा रहा है ना कि दिक्कत भी है? उतना अच्छा से नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा है अब? नो सर, ब्लैक एंड व्हाइट जैसे पुराना मूवी में नहीं आता था वैसे आ रहा है। वैसे आ रहा है, अच्छा ठीक है। तो कह रहे हैं कि इतना बात समझ में आ गया है, देख लीजिए ध्यान से। यस सर। तो इसमें मेन काम क्या है आपका? ये चार्ट को याद करके रखना, उधर तो बहुत आसान है। तो चार्ट को याद करने का भी टेक्निक है, वह नोट पॉइंट में हम यहाँ से लिख देते हैं, है ना। चार्ट को याद करने का टेक्निक क्या है समझ लीजिए। है एक टर्म बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ बियर्स गोल्ड सिल्वर विथ नो कलर। तो देखिए इतना ही से आपको याद हो गया। बीबी ब्लैक ब्राउन, रॉय ROY रेड ऑरेंज ग्रीन, रेड ऑरेंज येलो, और उसका फिर ग्रीन, ग्रेट से ग्रीन, ब्रिटेन से ब्लू, भेरी से वायलेट, गुड से ग्रे, और वाइफ से वाइट। याद हो जाएगा। और उसका विथ बियर्स गोल्ड सिल्वर विथ नो कलर। देख लीजिए, बात समझिए अच्छी तरह से। आगे बात समझ में? देख लीजिए ध्यान से, समझ लीजिए बात को। चलिए तो आज मीटिंग इन करते हैं, 2 मिनट बाद फिर ज्वाइन करेंगे, है ना। पिक्चर साफ हो जाएगा, इसलिए थोड़ा बहुत मजा आ जाएगा। नहीं, चलिए सबसे पहले आप ही बताइए, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा? यस सर। रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। सर रो इज इक्वल्स टू 1 बाई कंडक्टिविटी। अच्छा, पूरा वाला बोलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में। M/NE²। बोलिए। M/NE²। आगे भूल गए सर। तो हम लिखते हैं, देखिए अगला हेडिंग है टेम्परेचर डिपेंडेंस रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। आप लोग 10th क्लास में पढ़े थे कि टेम्परेचर जो है, सॉरी रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। और आप ये जानते थे कि किसी भी मेटल वायर का रेजिस्टेंस जो है फिक्स होता है। और ये भी पढ़े थे कि इस रेसिस्टिविटी जो R इक्वल टू, कंसेप्ट है रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L बाई एरिया। आप पढ़े थे रो कांस्टेंट होता है, ये मटेरियल प्रॉपर्टीज होता है, लेकिन टेम्परेचर के साथ साथ रो भी बढ़ता घटता है। तो बताइए रेजिस्टेंस बहुत तेजी से बढ़ेगा घटेगा कि नहीं? आप सीधा सा सोच लीजिए बात को। कहने का मतलब है रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगा घटेगा आपको टेम्परेचर के अनुसार। क्यों घटेगा बढ़ेगा? तो उसका रीजन है कि हम लोग जानते हैं, पिछले क्लास में एक फार्मूला डिराइव हुआ था, रेसिस्टिविटी बराबर होता है M/N/E²। टाउ, टाउ M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, N है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, E जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इलेक्ट्रिक चार्ज एक मटेरियल का कभी नहीं बदलेगा। जैसे कॉपर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो सबके लिए बराबर है,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉपर का फिक्स होगा, चाहे छोटा वायर हो कॉपर का चाहे बड़ा वायर हो। बात समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया? बोलिए जल्दी से कि यहाँ पर सब कुछ क्या है आपका, ये जो है आपका सारा कांस्टेंट है, सिर्फ ये टाउ रिलैक्सेशन टाइम है वो वेरिएबल है। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता था याद कीजिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। आपका रिलैक्सेशन टाइम जो था दो लगातार कॉलिजन के बीच का टाइम इंटरवल था। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब वायर में मूव कर रहा था तो दो इलेक्ट्रॉन जो है दो बार जो कॉलिजन किया उसके बीच का इंटरवल का टाइम पीरियड था। आप एक साइंस में या केमिस्ट्री में एक सिंपल सा रूल पढ़े हैं, वह रूल जानते हैं क्या है? वह रूल है आपका कि टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो गैसियस पार्टिकल का, एलिमेंट्री पार्टिकल का कॉलिजन का रफ्तार बढ़ेगा कि घटेगा? हाई टेम्परेचर पर कॉलिजन जल्दी जल्दी होगा, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा कि घटेगा? आप लोग बोलिए, बोलिए जल्दी से। रहेगा जब सर। किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा कि घटेगा? कॉलिजन जल्दी जल्दी होगा कि और धीरे धीरे होगा? तो बढ़ेगा। बढ़ जाएगा सर, बढ़ जाएगा बढ़ेगा, सर। क्योंकि ये, और उसी से तो हम लोग कहते हैं एंट्रोपी बढ़ जाता है सिस्टम का, नहीं तो कॉलिजन बढ़ जाता है। तो मेटल वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना उसका भी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। कब? जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तब। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि मान लिया जाए अभी टेम्परेचर 27 डिग्री टेम्परेचर था, उस समय इलेक्ट्रॉन जो है 1 सेकेंड में 10 बार कॉलिजन करता था। अब टेम्परेचर 27 से 127 डिग्री कर दिए, तो मान लेते हैं अब वह इलेक्ट्रॉन जो है 1 सेकेंड में 20 बार कॉलिजन करता है। तो बताइए रिलैक्सेशन टाइम किस कंडीशन में ज्यादा था? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कम था उस समय या कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ गया उस समय? बोलिए जल्दी से। कम था उस समय। कम था, रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा था, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम 1 सेकंड में 10 बार चक मारा है कॉलिजन। इसका मतलब हुआ कि 1 सेकंड में 10 बार कॉलिजन जब किया तो रिलैक्सेशन टाइम 0.1 सेकंड आया। और फिर अगला हाई टेम्परेचर पर 1 सेकंड में अगर 20 बार वो कॉलिजन किया तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी 0.05 सेकंड हो गया। तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ने के कारण आपका हर हाल में रिलैक्सेशन टाइम जो है घटेगा ही, हर हाल में, एट एनी कंडीशन। मतलब ध्यान समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम लिखना चाह रहे हैं इस पॉइंट को कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इफ टेम्परेचर if temperature increase, then collision frequency of electron, if temperature increase then collision frequency of electron, collision frequency of electron, if temperature increase then collision frequency of electron increase, that is relaxation time. Relaxation time of electron decrease। यानी फाइनली आप कह सकते हैं कि अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे
तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, यानी ये घटेगा। और रिलैक्सेशन टाइम यदि घटेगा तो रेसिस्टिविटी जो है आपका रो, वो इनवर्स का रिलेशन रखता है रिलैक्सेशन टाइम के साथ, क्योंकि बारीकी सारा चीज कांस्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, अगर कॉपर का वायर है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कांस्टेंट है। तब तो कह सकते हैं फाइनली कि फिर से डेट इज लिख करके, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल आल्सो इंक्रीज, यानी कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर resistivity, on increasing temperature resistivity of material increase होगा। क्या होगा? resistivity of material आपका increase होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, है ना। टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर resistivity of material increase, resistivity of material increase, है ना। ये पॉइंट हो गया आपका। तो अब देखिए यहां से अलग कंसेप्ट से चल रहे हैं। इंक्रीज इन रेसिस्टिविटी, increase in resistivity of material, increase in resistivity of material, increase in resistivity of material, increase in resistivity of material directly proportional first में to the initial resistivity इनिशियल रेसिस्टिविटी पर डिपेंड करेगा। यानी कि चेंज इन रेसिस्टिविटी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल को रो नॉट से कर देते हैं, इक्वेशन पहला। दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा रो जो होगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होगा डेल्टी के बराबर होगा, इक्वेशन सेकेंड। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए तो बात समझते हैं अच्छी तरह से, है ना। अब यहां से फ्रॉम इक्वेशन अगर फर्स्ट और सेकेंड से देखा जाए तो डेल रो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रो नॉट इनटू डेल टी से। जब इक्वल करेंगे तब कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, और आपको पता है कि डेल रो का वैल्यू क्या होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। डेल रो की वैल्यू की अगर बात करते हैं तो रो माइनस रो नॉट होगा, चेंज इन रेसिस्टिविटी, इक्वल टू अल्फा कर दिए हैं रो नॉट डेल टी। तो आप समझ सकते हैं रो बराबर जब इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल टी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, रेसिस्टिविटी जो है टेम्परेचर के साथ लिनियरली डिपेंडेंट है। टेम्परेचर के साथ क्या है आपका? लिनियरली डिपेंडेंट है। और तब सिमिलरली उसी प्रकार से रेजिस्टेंस भी जो होगा आर नॉट होगा 1 प्लस अल्फा डेल टी होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के फॉर्मूला में ये दोनों तो कांस्टेंट है, ये बढ़ेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसा बिहेवियर रेसिस्टिविटी शो करेगा
वैसा ही बिहेवियर आपका ये रजिस्टर शो करेगा। आए बात समझ में? तो यानी कि यह दोनों ही फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फार्मूला बहुत आसान भी है, समझ सकते हैं। R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी है, जहां अल्फा जो है, अल्फा जो है, अल्फा इज टेम्परेचर, अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट, अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ क्या? अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, जहां जो आप वर्ड यूज करेंगे वहां पर ही इसका नाम लिखा जाएगा। इस बात को आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाहते हैं जी, बात समझने की कोशिश कीजिए और जरा ध्यान दीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं जी। अगर अब कोई प्रॉब्लम है तो आप बतला सकते हैं। कोई डाउट है तो बोलिए, किन्हीं को कोई डाउट है तो बोलिए। अगर कोई डाउट है तो बोलिए। कोई डिस्कशन करना है तो बोलिए, और नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, कोई किन्हीं को कष्ट नहीं है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि रेजिस्टेंस किस प्रकार से इंक्रीज और डिक्रीज करता है आपका। देख लीजिए, तो एनसीईआरटी बुक तो आपके पास होगा ही, निकालिए, वहां क्वेश्चन बनाइए जल्दी से, फास्ट में एकदम। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है आपका, सिंपल सा क्वेश्चन है 3.5 में, एट रूम टेम्परेचर। देखिए 3.5 एनसीईआरटी का जो प्रॉब्लम है उसमें कहता है रूम टेम्परेचर 27 डिग्री, द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। यानी R1 जो है आपका 100 ओम है, जब टेम्परेचर T1 जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है रूम टेम्परेचर। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट इफ रेजिस्टेंस फाउंड टू बी 117 ओम। कहता है यदि रेजिस्टेंस 117 ओम हो जाए तो टेम्परेचर क्या होगा ये बतला दीजिए। अब देखिए ध्यान समझिएगा, गिवन है अल्फा जो है क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, पर डिग्री सेंटीग्रेड आपका दिया हुआ है। तो आप गौर कर लीजिए कि यहाँ पर क्या होगा। आप लिखेंगे तो बहुत सिंपल है, R2 इक्वल टू होगा R1 1 प्लस अल्फा डेल टी। अब ऐसा नहीं कि R बराबर R0 ही होगा, ये इनिशियल होता है, ये फाइनल होता है, सीधा सीधा बात है। R2 R1 भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है क्वेश्चन कैसे बनाइएगा। तो 117 100 1 प्लस अल्फा का वैल्यू है 1.7 इंटू 10⁻⁴, और फाइनल निकालना है T2 और 27 इनिशियल का दिया हुआ था। बस सोच लीजिए। अब इसमें 100 से सब में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 117 माइनस 100 हो जाएगा, 100 वाला इधर लेके चलाएंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1.7 इंटू 10⁻⁻2 बचेगा और T2 माइनस 27 बचेगा। इन सभी को लेके इधर चले आइए तो T2 माइनस 27 इक्वल टू बचेगा, ये देखिए 17 हो गया है, घटाइएगा 17 बटा 1.7 गुने 10⁻⁻2। देखिए ये ले जाइएगा ऊपर तो 10 बार का कटेगा और ये 100 हो जाएगा, मतलब 1000 हो गया ये। यानी कि T2 बराबर हो गया 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी सोच लीजिए टेम्परेचर कैसे कैसे बढ़ता है। यानी कि आपका हीटिंग एलिमेंट का जो है टेम्परेचर
रेजिस्टेंस 100 से 117 होने में ये कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, समझ रहे हैं ना। टेम्परेचर बढ़ने का तरीका कितना डेंजरस है, सोच रहे हैं ना। 27 डिग्री से 1027, जहां पर आयरन भी मेल्ट करने लगेगा। उसी तरह से 7 नंबर था, सिल्वर वायर ऑफ रेजिस्टेंस इतना, रेजिस्टिव इतना है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना है, उसका उल्टा है। यानी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना, तो हमें नहीं लगता है कि आपको कोई कष्ट होने वाला है, क्योंकि आपको देख ही के लग रहा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन में कोई कष्ट नहीं हो सकता है, आप जैसा सोच रहे हैं। देख लीजिए, कोई कष्ट हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप समझ लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन में फार्मूला पुटिंग ही क्वेश्चन होगा। तो नीट एक दो बार पूछा है, जेईई में नहीं पूछा है, लेकिन बोर्ड हमेशा पूछता है। तो इन सभी क्वेश्चन का फार्मूला याद रहना चाहिए और कैलकुलेशन थोड़ा करने आना चाहिए, और बहुत इजी से आपका बन जाएगा। देखिए, टेम्परेचर डिपेंडेंस रेजिस्टेंस जो था आपका, ये टॉपिक समाप्त हुआ। अब इसके बाद जो है पावर कंज्यूम, इसका है पावर कंज्यूम का फॉर्मूला है, जो कि 10th क्लास में फॉर्मूला सिर्फ लिखना है। पावर कंज्यूम इन इलेक्ट्रिकल रजिस्टर, इलेक्ट्रिकल रजिस्टर। इलेक्ट्रिकल रजिस्टर का मतलब हुआ बल्ब हो गया, पंखा हो गया, हीटिंग एलिमेंट हो गया, सारा। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिएगा, यानी कि यहाँ पर पावर कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल रजिस्टर। तो देखिए, ऐसे तो बहुत सिंपल है। पहले मैं अगर वर्क डन, देखिए इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े थे कि जो पोटेंशियल जो होता है, उस बात को समझ लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े थे पोटेंशियल वाली वोल्टेज जो होता है वर्क डन पर चार्ज होता है, और क्यू बराबर आई टी पढ़े हैं, तो इसलिए वर्क बराबर जो हो जाएगा यहाँ से वी आई इंटू टी हो जाएगा। यानी कि किसी रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज भी यदि अप्लाई है, तो उसमें करंट आई होगा, और टी टाइम में इतना एनर्जी वो कंज्यूम करेगा। यानी हीट एनर्जी जो होगा, हीट एनर्जी जो होगा, वह जो होगा एच बराबर क्या होगा, वी आई टी होगा, या एच बराबर लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, फिर आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। बात समझने की कोशिश कीजिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। बात समझने की कोशिश कीजिए, हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो आई स्क्वायर आर टी की बात कीजिए, बात समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है। अब पावर का फॉर्मूला तो पता ही है कि आपको क्या होता है। पावर में हो जाएगा आपका हीट एनर्जी बाय टाइम, यानी सभी फॉर्मूला से टाइम हटा दीजिए, तो पावर कंज्यूम इन इलेक्ट्रिकल रजिस्टर का जो फॉर्मूला होगा, उस बात को ध्यान समझ लीजिए। देखिए, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को अच्छी तरह से, हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो पावर का जो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा आपका वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा, और वी आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी आई होगा। ये तीनों फॉर्मूला आपको यहाँ से एक बैग याद कर लेना है। आपको ये ऐसे 10th क्लास में पढ़ना था, लेकिन फिर भी याद कर लेना है। और हीटिंग एलिमेंट का ये दो फार्मूला, और आपका एक फार्मूला ये जो ऊपर लिखा हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन जो आएगा सिंपली वो हीटिंग एलिमेंट के टर्म में आएगा, है ना। यहाँ से आपको देगा कि कौन बल्ब है जो पहले फ्यूज होगा, कौन बल्ब है जो बाद में फ्यूज होगा, कौन बल्ब है जो ज्यादा ब्राइट करेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपका जे एडवांस भी पूछ चुका है एक आध बार। तो क्वेश्चन आपका सामने हम दे रहे हैं, यहाँ पर 3 बल्ब है ऐसे, ये 3 बल्ब है, और यहाँ से एक बैटरी जोड़ दिया गया है ऐसे। ये जो है आपका, ये जो है 100 वाट का है बल्ब। ये क्या है, 100 वाट का ये भी बल्ब है। और ये जो वर्क करता है 200 वोल्ट पर वर्क करता है, ये भी 200 वोल्ट पर वर्क करता है ना। लेकिन एक को मैं कर देता हूं 200 वाट का बल्ब,
ये पावर इसका ज्यादा 200 वाट का है, ये 100 वाट का है। और यहाँ पर जो है आपका एक है आपका 50 वाट का बल्ब है, लेकिन ये भी 200 वोल्ट पोटेंशियल टॉलरेट करता है। तो इसमें ये है 3 बल्ब हो गया। एक बल्ब हो गया आपका P1, एक बल्ब हो गया P2, एक बल्ब हो गया P3, और यहाँ 200 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किए हुए हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन सा बल्ब है जो सबसे ज्यादा ब्राइट होगा और कौन सा बल्ब जो सबसे ज्यादा एनर्जी यानी पावर कंज्यूम करेगा। जो पावर कंज्यूम करेगा वही सबसे ज्यादा ब्राइट होगा, है ना। यानी कि विच बल्ब कंज्यूम मोर पावर, विच बल्ब कंज्यूम मोर पावर, है ना। कौन बल्ब है जो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, यानी जो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा उसका जो है आपका ज्यादा एनर्जी लेगा, यानी कि वो जो है ज्यादा ब्राइट होगा, जल्दी फ्यूज भी करेगा। इस बात को समझ लीजिए। तो देखिए मैं बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जिसमें सिर्फ एक बल्ब है, इसको सोचने की जरूरत नहीं है। P3 जो है हर हाल में 50 वाट ही एनर्जी कंज्यूम करेगा। सॉल्यूशन यहाँ बता रहे हैं। लेकिन P1 P2 का अब थोड़ा सा कष्ट है, निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। इसका रेजिस्टेंस निकालिए। तो अभी रेजिस्टेंस R1 का जब लिखिएगा तो रेजिस्टेंस देखिए यहाँ से लिखा जाएगा। इसको इधर ले आइए, तो V² बाई P1, तो V² है 200 का स्क्वायर बाई P1 कितना है, तो आपका 100 वाट है। तो 200 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 400 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400 ओम रजिस्टर हो जाएगा, है ना। और R2 जो हो जाएगा आपका V² बाई P2, P2 तो 200 है, यानी 200 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। देखिए ये रजिस्टर है आपका, ये 400 ओम का है, ये आपका कितना का है, आपका 200 ओम का है। देखिए ध्यान से। अब इसके क्रॉस जो वोल्टेज है ना, यहाँ से देखिए वोल्टेज जो है पैरेलल में इसके क्रॉस और इसके क्रॉस वोल्टेज अलग अलग होगा। इसके क्रॉस वोल्टेज V1 होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज V2 होगा। तो आपको वोल्टेज दोनों की तरफ निकालना है कि क्या होगा, या करंट निकालिए। तो करंट जो होता है सीरीज में सेम होता है। जब करंट सीरीज में सेम होता है तो इसको दोनों का रजिस्टर को जोड़ लीजिए। तो चूंकि सीरीज में रजिस्टर जुड़ता है तो R इक्विवेलेंट जब निकालिएगा तो ये R1 भी होगा और R2 भी होगा, यानी 400 होगा और 200 होगा, यानी 600 ओम रेजिस्टेंस हो गया। तो करंट जो होगा इसमें जो आई माने हैं, वो करंट आई बराबर होगा वोल्टेज 200 अब बटा रेजिस्टेंस 600, यानी कि 1/3 एम्पियर जो है आपका क्या होगा, 1/3 एम्पियर जो होगा आपका क्या होगा। देख लीजिए ध्यान से, समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से। देख लीजिए बात, समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब करंट जब आ गया तो पावर कंज्यूम डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप, यानी कि पावर कंज्यूम जो होगा P1 का वो कितना होगा, I² R होगा। तो 1/3 का स्क्वायर इंटू R, R कितना था इसका R1 का 400। तो आप सोच लीजिए कितना आ गया, 400 जब आ गया तो ये हो गया 400 बटा 9 वाट पावर ये कंज्यूम कर रहा है। और P2 जो है आपका 1/3 का स्क्वायर इंटू 200 आया था, तो ये जो हो गया 200 बटा 9 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है। आप खुद सोचिए कि P3 50 वाट है, P2 जो है आपका P1 जो है 400 बटा 9 है। तो देख लीजिए कितना होगा आपका, देख लीजिए कितना होगा, 400 बटा 9 लगभग कितना आ जाएगा, 50 से तो कम ही आएगा। और 200 बटा 9 जो होगा लगभग 22 ओम होगा, यानी कि एक होगा
तो इस सबसे कम कौन हो गया? आप सोच लिए सबसे ज्यादा पावर कौन कंज्यूम कर रहा है? 50 वाट वाला। ये वाला बल्ब जो है सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, और यानी P3 बल्ब का पावर कंज्यूम सबसे ज्यादा है, यानी P3। तब आपका P2 यानी कि P3 का पावर कंजम्पशन सबसे ज्यादा है 50 वाट वाला का, फिर P1 का पावर कंजम्पशन है, और P2 का सबसे कम पावर कंजम्पशन है इस सर्किट में। देख लीजिए, इसको इसी तरह से बनाया जाता है। ऐसे ये 10th लेवल में ही पढ़ना था, है ना? बात को समझिए अच्छी तरह से। तो ये था बल्ब किस तरह से पावर कंज्यूम करेगा, पावर कंजम्पशन का ये कंसेप्ट था। यहाँ से आपको हर हाल में सबसे पहले इस तरह से कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट नहीं कहेंगे जो ज्यादा पावर का है वो क्या है, ज्यादा आपका क्या पूरा एनर्जी कंज्यूम करेगा, है ना? सिचुएशन के आधार पर वो कंज्यूम करता है। देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले किरचॉफ वोल्टेज लॉ और करंट लॉ। इस बात को समझ लीजिए, केसीएल केवीएल। उसके बाद सीरीज पैरेलल पढ़ेंगे, केसीएल केवीएल के बाद सीरीज पैरेलल के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे सेल, है ना? तो इन सभी बात को धीरे धीरे अब आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? अब आपका मेनली 4 टॉपिक मेनली करंट में बचा हुआ है। एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ बचा हुआ है, केसीएल केवीएल जिसको कहते हैं, और एक बचा हुआ है सीरीज पैरेलल, और एक बचा हुआ है सेल और सेल का कॉम्बिनेशन, और फिर बचा हुआ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में आपको वोल्ट मीटर, सॉरी इंस्ट्रूमेंट में आपको बचा हुआ है मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज और आपका पोटेंशियोमीटर। 2 इंस्ट्रूमेंट एनसीईआरटी में से दिया है पढ़ने के लिए। देखिए, करंट का जो नेक्स्ट हेडिंग है वो किरचॉफ लॉ है, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर करंट में कोई है तो यही है किरचॉफ। इसका यूज आगे मैग्नेट और इंडक्शन और एसी तक चलेगा, बस इतना समझ लीजिए, बहुत फेमस है। इसका 2 रूल है। यानी फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है उसको समझ लेते हैं। फर्स्ट लॉ, इट इज ऑल्सो नोन एज पॉइंट रूल, जंक्शन रूल और किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ, करंट लॉ शॉर्ट में केसीएल कहा जाता है। यानी पॉइंट, फर्स्ट लॉ का 3 नाम है, पॉइंट रूल, जंक्शन रूल और केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखना है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल पर आधारित है। स्टेटमेंट, सम ऑफ ऑल करंट एट एनी जंक्शन इज 0। यानी कि इसको दूसरा तरह से लिख सकते हैं, एट एनी जंक्शन या एनी पॉइंट एट एनी इलेक्ट्रिकल जंक्शन, इलेक्ट्रिकल जंक्शन एट एनी इलेक्ट्रिकल जंक्शन, नेट इनकमिंग current must be equal to net outgoing
करंट, ऐसा में नेट आउट गोइंग करंट, बात समझ लीजिए, नेट आउट गोइंग करंट। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ एक इलेक्ट्रिकल जंक्शन बना दीजिए, किसी तरह का बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको ऐसे सीधा भी खींच दीजिए, ये जंक्शन है, यहाँ पर करंट इस तरह से आपका जो है, देख लीजिए ध्यान से, ऐसे है, मान लिया जाए ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है और ये I4 है। इस जंक्शन पर देखिए कौन कौन आने वाला है, तो ये और ये आने वाला है और ये जाने वाला है। तो जो जंक्शन पर आने वाला है I1 प्लस I4 का सम जो होगा हर हाल में I2 प्लस I3, I2 प्लस I3 के बराबर होगा, यानी आने वाले का जो वैल्यू होगा वो जाने वाला का बराबर होगा हर हाल में, एट एनी कंडीशन। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, बस याद करके रखिए, देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ सकते हैं अच्छी तरह से आप, ठीक है। किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए। चलिए, तो इसका एक क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाइए। ये क्वेश्चन है जो अगला आपका इस तरह से है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का ये पार्ट है जो आपको सामने मैं बना दे रहा हूं। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो पार्ट है मैं यहाँ पर बना दे रहा हूं, है ना। और आपको क्या है करना वो समझ लीजिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट का ये पार्ट है, इधर से एरो जो दिए हैं तो इसमें 2 एम्पियर करंट है, इधर जो है 5 एम्पियर करंट है और इधर जो है 10 एम्पियर करंट है। इधर से जो है 2 एम्पियर करंट है, इधर से जो है 5 एम्पियर करंट है। तो आपको यहाँ पर करंट जो है इस सर्किट में वो I1 है, इस सर्किट में जो करंट है वह I2 है और इस रजिस्टर में जो करंट है वो I3 है। तो आपको फाइंड I1, I2 एंड I3, फाइंड I1, I2 एंड I3, जल्दी से निकाल के बतलाइए एकदम। देखिए बता देते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है, अगर अपने मन से लिख के बनाना हो, बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो, बोर्ड एग्जाम में तो इस बार आएगा नहीं, आप लोग को ऑब्जेक्टिव आने वाला है, जिनको आएगा उनके लिए देख लीजिए ध्यान से। अपने मन से मान लीजिए कि यहाँ P1 जंक्शन है, मान लीजिए कि ये P2 जंक्शन है, अब मान लीजिए कि P3 जंक्शन है, तो लिखेंगे एट जंक्शन P1। अब P1 जंक्शन पर जाके खड़ा हो जाइए, तो देखिए आने वाला करंट है, इधर से भी आने वाला है, तो 10 + 2 आने वाला है, ये 5 जाने वाला है, तो हर हाल में इधर से जाएगा, यानी 10 + 2 = 5 + I1 हो जाएगा। I1 का जो वैल्यू है 12 में से 5 गया, 7 एम्पियर प्लस में आया, प्लस मतलब वहां से वो बाहर जा रहा है, बात समझिए इसी तरह से। अब एट जंक्शन इसी तरह से निकालते चलिए, एट जंक्शन P2 की बात कीजिए, तब P2 पर ये I1 आ रहा है 7 एम्पियर, इधर से ये भी आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं 7 एम्पियर + 2 एम्पियर = I2, इसलिए I2 बराबर आ जाएगा 9 एम्पियर आ जाएगा। उसी तरह से एट जंक्शन P3 चलिए, एट जंक्शन कोई भी जंक्शन हो, बात याद कीजिए, P3 आने वाला मस्ट बी इक्वल टू जाने वाला होगा, जो आएगा सो जाएगा। तो I2 का वैल्यू 9 एम्पियर इधर से आ रहा है और 5 एम्पियर इधर से जा रहा है, तो आपको पता चल गया कि I3 जो होगा 9 एम्पियर + 5 एम्पियर 14 एम्पियर करंट आपका होगा।
किन्हीं को कोई कष्ट है तो बतलाइए, नहीं तो फिर हम सेकेंड लॉ में चलेंगे, किरचॉफ सेकेंड लॉ में चलेंगे। फर्स्ट लॉ समझ में आ गया? देखिए मेडिकल में पूछा था कि फर्स्ट लॉ का कंजर्वेशन जो है किस पर आधारित है, यानी किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस प्रिंसिपल पर आधारित है ये पूछा था। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल पर आधारित है। इतना बात आप समझ चुके होंगे अच्छी तरह से क्या कहना चाह रहे हैं, जो है ना। इसके बाद जो है बात को समझने की कोशिश कीजिए, हम क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको देखिएगा। देखिए इसके बाद है हम लोग को सेकेंड रूल पढ़ना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ जिसको कहते हैं या किरचॉफ लूप लॉ बोलते हैं, वो आपको देखना है, ध्यान से समझना है बात को, बस समझ लीजिए और ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो देखिए दूसरा जो लॉ है, सेकेंड लॉ जो है, तो इसमें लिखेंगे इट इज ऑल्सो known as second law, it is also known as Young's it is also known as loop rule, loop 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 rule और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और शॉर्ट में इसको कहते हैं केवीएल। किरचॉफ वोल्टेज लॉ को शॉर्ट में क्या कहते हैं? केवीएल कहते हैं। यह जो बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन, it is based on conservation of energy प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पर आधारित है ये। यानी पहला जो है किस पर आधारित है? चार्ज पर, दूसरा किस पर? एनर्जी पर। अब इसका स्टेटमेंट क्या है वो समझ लीजिए। कहता है सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिकल रजिस्टर मस्ट बी इक्वल टू 0 इन अ लूप। यानी कि सीधा सा मतलब है, मैं सबसे पहले फिगर ही बना देता हूं। मान लिया जाए कि इलेक्ट्रिकल सर्किट का ये पार्ट एक बना रहे हैं, यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है, दिस इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर का नाम ये सुने, धीरे धीरे सुन लेंगे। कोई भी एलिमेंट लगा हो कोई मतलब नहीं है, इधर जो है इधर भी रजिस्टर है, इधर भी है, इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है किधर क्या है। देखिए जंक्स लूप बनाना है, लूप मतलब होता है घेरा या फेरा। तो मान लीजिए जाए यहाँ ए लिख दिए हैं, यहाँ बी लिख दिए हैं, यहाँ सी लिख दिए हैं, यहाँ डी लिख दिए हैं पॉइंट। तो किरचॉफ लॉ के अनुसार ये कहा गया है कि सम ऑफ पोटेंशियल जो होगा, यानी कहने का मतलब बैटरी के पोटेंशियल को हम लोग ई से नोट करते हैं। मान लेते हैं ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है, तो लूप में घूमिए। तो कहता है स्टेटमेंट के अनुसार बाय केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप, लूप मतलब जहां से चलिएगा वहीं पर आ जाइएगा। ए से चलिए तो ए पर आ जाइए, सी से चलिए तो लौटते हुए सी पर आ जाइए, बी से चलिए तो बी से। तो मान लेते हैं मैं लिखता हूं बी ए बी सी बी। देखिए लूप को पकड़िएगा, बी से चले तो फिर बी पर आ गया, देख लीजिए बी ए बी सी बी, तब लूप पूरा हुआ है। आए बस समझ में, तब लूप क्या हुआ है? पूरा हुआ है। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, अन्यथा बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। लूप पूरा होने से जहां से चले हैं वहां पर लौटना पड़ेगा एट एनी कंडीशन, तभी लूप होगा। तो केवीएल के अनुसार लूप में जो होगा, इधर से चले थे तब V1 वोल्टेज मिला, V2 मिला था प्लस ई मिला था,
और प्लस V3 और प्लस V1 का सम 0 होगा। हर एक का वोल्टेज का सम 0 होगा, चाहे रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज हो, चाहे कैपेसिटर के क्रॉस हो, चाहे आपका बैटरी के क्रॉस हो। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, किसी के क्रॉस हो आपको ये काम आपको करना पड़ेगा, बस इतना समझ लीजिए अच्छी तरह से। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से क्या करना है नहीं करना है। देखिए, आप जब बात समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या सिस्टम है। आने के स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे, इस तरह से कि द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across each element in a closed loop is 0। क्लोज लूप में क्या होगा? 0 होगा। याद कीजिए इलेक्ट्रोस्टैट को। अब इलेक्ट्रोस्टैट में आइए, आपको पता है ना कि हर एक जगह कुछ ना, मान लीजिए कि यहाँ 5 वोल्ट है पोटेंशियल, तो ये 5 का 5 ही रहेगा। आप कितनों दूर से घूम के आइए फिर वहीं पर, ये 5 का 5 ही आपको दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। बस इतना समझ लीजिए अच्छी तरह से, और हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। बात को समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो है हर हाल में एट एनी कंडीशन जो है आपका क्या होगा यहाँ पर, बात समझ लीजिए इसी तरह से। हर हाल में आपको जो है तो बात आगे समझने की कोशिश करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको देखते हैं, है ना। तो क्वेश्चन के लिए दो चीज, साइन कन्वेंशन, उस पहले पर साइन कन्वेंशन को याद कर लीजिएगा। तो साइन कन्वेंशन यहाँ पर मैं बता देता हूं। साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। साइन कन्वेंशन क्या होता है जी, अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए साइन कन्वेंशन में। जब साइन कन्वेंशन में अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा तो देखिए क्या होगा। मान लेते हैं कि यहाँ एक रजिस्टर है लगा हुआ, इस रजिस्टर में करंट आई जा रहा है, इसका रेजिस्टेंस आर है। तो आपको पता है कि करंट किधर से किधर फ्लो करता है। करंट जो फ्लो करता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर फ्लो करता है। इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा और इधर का पोटेंशियल कम होगा। बात समझने की कोशिश कीजिए, साइन कन्वेंशन रटना नहीं, समझना है। कहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा? इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा। और यदि आप इधर से इधर ही जा रहे हैं तो V = IR लिखेंगे, लेकिन इधर से इधर जा रहे हैं तो भी V = IR ही होगा। वोल्टेज का डिफरेंस उससे ज्यादा हो नहीं सकता है। लेकिन एक बात को गौर करना पड़ेगा, आप अगर छत से हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज आ रहे हैं, यानी छत से नीचे उतर रहे हैं, तो उसको प्लस में साइन कन्वेंशन लेते हैं कि माइनस में लेते हैं? आप लोग खुद बोलिए। छत से ऊपर नीचे उतर रहे हैं मतलब हाई वोल्टेज से लो की ओर जा रहे हैं, तो इसको क्या लेना चाहिए, प्लस में कि माइनस में? बोलिए जल्दी से। और नीचे से ऊपर मतलब कि लो वोल्टेज से मतलब नीचे से छत पर जा रहे हैं, तो उसको क्या लीजिएगा? माइनस सर। मतलब ये कब पढ़े कि ऊपर की ओर पहुंचते हैं तब माइनस में लेते हैं, नीचे की ओर जाते हैं तब प्लस लेते हैं। ऐसा साइन कन्वेंशन पढ़े हैं क्या? ऊपर की ओर जाएंगे तब पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? पृथ्वी में ही सोच लीजिए। बढ़ेगा सर। तो आप उल्टा क्यों बोल रहे हैं आंसर? हमने कहा ना कि जो समझते हैं वही बोलिए। नीचे से ऊपर जाइएगा, छत की ओर ऊपर बढ़िएगा तो हाइट आपको बढ़ेगी, आपका पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही बढ़ेगा। तो करंट में तो हाइट नहीं होता है ना, करंट में होता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर जा रहे हैं तो आपका पोटेंशियल घट रहा है। हाई से यानी कि हाई से लो जा रहे हैं, पोटेंशियल घट रहा है।
इसीलिए माइनस साइन यहाँ आएगा, और लो से हाई की ओर जा रहे हैं इसलिए यहाँ प्लस आएगा। साइन कन्वेंशन याद कीजिए अच्छे से, कब प्लस लेना है कब माइनस, यानी हम तो सीधा सीधा याद कर लिए, आप लोग कैसे आती है आप जानिए। हम तो सोचे करंट के तरफ चल रहे हैं तो माइनस लेंगे, करंट के उल्टा चल रहे हैं तो प्लस लेंगे, हम ऐसा याद कर लिए हैं। बाकी समझ भी लिए हैं, ऐसा नहीं कि सीधा लर्न कर लिए हैं। अब देखिए, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर गौर से समझने की कोशिश कीजिए, टेंशन मत लीजिए। इसके वोल्टेज को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, बैटरी के वोल्टेज को, लेकिन बैटरी का ये प्लेट पॉजिटिव होता है, ये प्लेट नेगेटिव होता है, ये बात आप समझते हैं। तो आप बताइए कि जब इधर से इधर जाएंगे तब वोल्टेज बराबर ई, इधर से भी इधर आएंगे तब वोल्टेज बराबर ई लिखेंगे। लेकिन आपको पता है इधर से इधर जाइएगा तो हाई वोल्टेज से लो की ओर जा रहे हैं इसलिए माइनस, और इधर से इधर चल रहे हैं तो लो से हाई की ओर जा रहे हैं इसलिए प्लस। आपको ऐसे भी पता होना चाहिए, लो से लो लेवल से हाई लेवल में पढ़ रहे हैं तो आप इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज को प्लस करते हैं। हाई लेवल से लो लेवल में जा रहे हैं तो उसको आप ऐसे भी डिक्रीज करते हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे अब क्वेश्चन की बारी है। आगे अब किसकी बारी है? क्वेश्चन की बारी है। केसीएल केवीएल का क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। साइन कन्वेंशन बहुत आसान है, बट साइन कन्वेंशन अगर गड़बड़ हो गया ना तो आपको मजा आ जाएगा। बस इतना ही याद कर लीजिए, बिल्कुल मजा आ जाएगा। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, केसीएल केवीएल का एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर क्या होगा, जो उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात समझिएगा अच्छी तरह से। तो देखिए क्या है, यहाँ पर बात को समझने की कोशिश कीजिए, है ना। तो यहाँ पर जब बात समझेंगे अच्छी तरह से तो क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी, संभावना की बात करते हैं। तो पॉसिबिलिटी क्या होगा वो देखते हैं। देखिए मैं यहाँ क्वेश्चन एक दे रहा हूँ अपने मन से। यहाँ पर एक बैटरी है और इसका एक रजिस्टर यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक बैटरी है उसका एक रजिस्टर यहाँ है, यहाँ पर भी एक बैटरी है उसका एक रजिस्टर है, यहाँ पर सिर्फ एक रजिस्टर है और यहाँ पर भी सिर्फ एक रजिस्टर है। देखिए 3 वोल्ट का बैटरी है, ये 2 ओम का रजिस्टर है और ये 1 ओम का रजिस्टर है। ये 1 वोल्ट का बैटरी है, 1 वोल्ट का मात्र बैटरी है और 1 ओम इसका रजिस्टर है। 2 वोल्ट का बैटरी 2 ओम रजिस्टर है और ये 5 ओम का रजिस्टर है। नंबरिंग लिखा हुआ है ABCD। देखिए सर्किट क्लोज हो चुका है इसलिए करंट हर हाल में फ्लो करेगा। तो आपको निकालना है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर, यानी आपको ये बताना है 5 ओम रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज कितना है डेवलप, ये बताना है। पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो रहा है ये बताना है, क्योंकि करंट फ्लो करेगा। देखिए अब मेरी एक बात समझिए, इस क्वेश्चन को बनाना है, क्वेश्चन कोई भी हो सबसे पहले पहला रूल ही लगाना है, तभी दूसरा रूल लगेगा। पहला रूल के बिना दूसरा रूल लगाना नहीं है। और यहाँ पर कुछ बात बोले उसको ध्यान से सुनते चलिएगा। यहाँ पर सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आपको किरचॉफ फर्स्ट लॉ सबसे पहले लगाना है। दूसरी बात, यदि सर्किट में एक से ज्यादा सेल या एक से ज्यादा बैटरी दिया हुआ रहे तो सबसे पहले आप उस बैटरी को खोजेंगे जिसका पोटेंशियल यानी वोल्टेज सबसे ज्यादा होगा। क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सर्किट में वो डोमिनेंट करेगा। डोमिनेंट मतलब समझते हैं ना, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट करेगा यानी वो सबको करंट सप्लाई करेगा, बाकी सब करंट कोई नहीं लेगा। तो कहने का मतलब ये है सर्किट में वो डोमिनेंट करेगा तो सर्किट का सबसे बड़ा बैटरी का सेल जो है आपके सामने जो प्रेजेंट है
उसमें से ये 3 वोल्ट वाला है और करंट हमेशा पॉजिटिव प्लेट से निकलता है। तो यहाँ से करंट निकला, करंट क्या निकला ये पता नहीं था, इसलिए आई मान लिए अपने मन से। लेकिन ये जंक्शन पर आएंगे तो एक करंट इधर जाएगा, एक करंट आपका इधर जाएगा इस तरह से, और ये घूमते हुए फिर यहाँ आएगा और ये इधर आएगा, फिर दोनों जुड़ करके यहाँ चला जाएगा। इसको कहते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ का अप्लाई करना, मतलब फर्स्ट लॉ का अप्लाई कर दिया। लेकिन अगर इधर करंट आ रहा था 5 एम्पियर मान लिया कि आ रहा था, इधर अगर 2 गया तो इधर 3 जाएगा, तब ना इनकमिंग और आउटगोइंग भी होगा। यानी इधर आई आ रहा है और अगर इधर मैं I1 मान लूं इस डायरेक्शन में, तो इधर करंट जो होगा हर हाल में I माइनस I1 होगा, और इसमें भी करंट इधर से I माइनस I1 होगा। इधर से I1 जा रहा है, दोनों मिल जाएगा तो दोनों प्लस कर करके फिर इसमें I आ जाएगा। यानी अब तो इतना समझ में आ गया कि ये बैटरी जो है I करंट निकाला था, फिर से उसमें I करंट चला गया, इसीलिए आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही है। यानी कि करंट जो है ना वो हर हाल में जिस लूप में निकलता है उतना ही रहता है। यानी कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि सेल अगर 10 एम्पियर का निकालेगा तो इसको रिटर्निंग में 10 एम्पियर चाहिए एट एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में इतना चाहिए ही उसको हरा। इतना बात समझ लिए पहले, मतलब वो छोड़ेगा नहीं, हर हाल में उतना चाहिए। तो पहले ये बताइए, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया? केसीएल लगाए, मान के ही बनाना है क्वेश्चन, मानना है हर हाल में I1 I2। और अब यही I और I1 जितना, और देखिए ध्यान सुनिए एक बात और, जितना कम से कम हो सके उतना अननोन मानने की कोशिश कीजिएगा। ज्यादा अननोन मानिएगा तो सॉल्यूशन करना आपको परेशानी है। अभी यहाँ 2 अननोन हम माने I I1, बस अगर हम मान लेते कि इधर से I इधर I1 गया, इधर I2 गया, तो 3 अननोन हो जाता। तो 3 अननोन के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए ना 3 गो इक्वेशन चाहिए, ये बात याद रखिएगा। और 3 इक्वेशन के लिए आपको हर हाल में, आप समझ लिए कि क्या करना है, 3 बार केवीएल लगाना पड़ेगा। यानी मेरा कहने का मतलब है अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने की बारी आ गया। किसका आ गया? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो अब यहाँ पर जब सॉल्यूशन यहाँ करेंगे तो लिखेंगे बाई केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप, कोई एक लूप में घूमेंगे। चलिए प्रियांश आप बोलिए कौन सा लूप लें? जो आप बोलिएगा वही लूप लेंगे हम, दूसरा कोई लूप नहीं लेंगे हम। बोलिए जल्दी से। 1 वोल्ट। लूप लेना है, अभी लूप रूल पढ़ाए थे। लूप मतलब होता है, सुनिए तो अगला बार फिर पूछेंगे आप ही से, ध्यान से सुन लीजिएगा। लूप का मतलब हुआ जहां से चलना शुरुआत किए वहीं पर लौट के आना। अगर बी से चले हैं तो लौटो ये बी पर आ जाइए, कैसे भी लौट के आइए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आना है। ए से चलना शुरुआत किए तो ए पर लौटते हुए आइए। तो हम देखिए लिखते हैं अपने मन से ए बी सी ए, ये एगो लूप हो गया। मतलब जहां से चले हैं वहां पर लौट आए तब लूप पूरा होता है। देखते ए से चले हैं ए पर आ गए तब लूप पूरा हुआ है। आए बस समझ में? पहले ये लिखना है बाई केवीएल इन लूप। जो लिखिए आप जो बोलते हम लिखेंगे, अगला बार फिर आपसे पूछेंगे, आप जो बोलिएगा हम वही लिखेंगे। तो हम लिखेंगे बाई केवीएल इन लूप ए बी सी ए, यानी ए बी सी ए। तो ए बी सी ए है, तो जरा गौर कीजिए और समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छी तरह से। तो बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है, इस बात को समझिए अच्छी तरह से। बाई केवीएल इन लूप ए बी सी ए। तो चले आगे देखिए, ए बी सी ए में जब चलिएगा आगे तो बात बनाने की कोशिश कीजिए आखिर क्या करना है। तो ए से बी को देखिए, आप लिखें ए से बी, तो ए से बी पहले चलिए। तो ए से बी चलिएगा तो हमको सबसे पहले जा रहे थे तो वो बैटरी का मिला। आप बैटरी में पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव की ओर जा रहे हैं, देख लीजिए। तो प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे? बोलिए जल्दी से, प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे? माइनस। माइनस लेंगे, तो -3 लेंगे। वोल्ट उल्ट नहीं लिखेंगे, वोल्ट यूनिट है वो। अब जैसे ही उसको पार किए तो एक रजिस्टर हमको मिला,
लेकिन रजिस्टर में करंट के उल्टा चल रहे हैं, इसलिए प्लस आई और आर होगा। तो आई है जो आई है, आर है जो 2 है, फिर करंट के उल्टा चल रहे हैं तो प्लस आई हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुना करने से कोई फायदा ही नहीं। फिर इधर देखिए, इधर चलेंगे तो प्लस 5 I1 हो जाएगा। इस बात को समझ लीजिए, प्लस क्या हो जाएगा, 5 I1 हो जाएगा। देख लीजिए, बात समझ अच्छी तरह से, 5 I1 हो जाएगा। तो 5 I1 हो जाएगा, यहाँ तक पहुंच गए। जहां से चले थे वहां पहुंच ही गए, तो मेरा कहानी खत्म, इक्वल टू 0। क्योंकि केवीएल में तो ये कहता है जहां से चलिएगा वहां पर आइएगा तो सम ऑफ वोल्टेज 0 होगा। क्यों होगा 0? क्योंकि अगर 5 वोल्ट से चलना शुरुआत किए हैं तब फिर 5 वोल्ट पर आ गए हैं। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि आप फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं छत पर, तब फर्स्ट फ्लोर से आप क्या किए, पहले ग्राउंड फ्लोर पर चले गए, घूम फिर के फिर चौथा फ्लोर पर चले गए, आप फिर घूम फिर करके पहला पर ही आ गए जहां पर आप रहते हैं। तो बताइए आपका हाइट चेंज कितना हुआ? 0 हुआ। उसी तरह से यहाँ पोटेंशियल में होता है, आप यहाँ से चलना शुरुआत किए तो वहीं पर आ गए, तब पोटेंशियल का डिफरेंस क्या हो गया आपका? 0 हो गया, क्योंकि जहां चले थे वहीं पर पहुंच गए। अब यहाँ से इक्वेशन बनाइए, ये 3 उधर ले जाइए तो प्लस में आ जाएगा, और तब आ जाएगा 3i प्लस 5i1 इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर पहला बाई केवीएल। चलिए प्रियांश आप बोलिए, केवीएल में आप क्या लिखें? बाई केवीएल इन लूप, बोलिए क्या लिखें हम, बोलिए जल्दी से, कौन से लूप में चलें? ADCA। ADCA, चलिए ये भी लूप हो गया, ADCA लूप हो गया, है ना। आप बड़ा बड़ा भी कहते तब कोई दिक्कत ना, हम उसमें भी चलते हैं। तो A से D की ओर चलेंगे। तो आप बताइए सबसे पहले, गौरव, गौरव यस चलिए आप लिखवाइए, ये ADCA से, जैसे कि हम चल के ऐसा चीज लिखे थे ना, वो आपको लिखवाना है। अब ऐसा यहाँ पर A से D की ओर चल रहे हैं, A से D की ओर, तो क्या मिला आपको पहले ये सोचिए। सर 2 ओम का एक रजिस्टर मिला। तो उसमें वोल्टेज का दिखाइए वैल्यू क्या होगा। सर 2 वोल्ट पॉजिटिव में। रजिस्टर में पहले वोल्टेज का फॉर्मूला लिखाइए, रजिस्टर में कितना वोल्टेज डेवलप हुआ। देखिए रजिस्टर में हम वोल्टेज डेवलप कराए थे तो वोल्टेज गुना करंट गुने रजिस्टर लिखे थे। सर V इज इक्वल्स टू IR। हमको पूरा वो हमको पता है, आप वैल्यू लिखवाइए, हम क्या लिखें वो सब तो हमको पता ही है। तो यस सर 2I। झापड़ खाइएगा, इसे ध्यान से सुन लीजिए, फिर पूछेंगे आपसे अभी तुरंत। हम चलने लगे तो अब ध्यान से सुनिए, यहाँ जब चल रहे तो पहले ये रजिस्टर मिला, इस रजिस्टर में करंट पहले क्या है वो सोचिए, करंट क्या है इसमें, उस रजिस्टर में करंट कितना है? आई है, I1 है, नो माइनस I1। तो I माइनस I1, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए माइनस साइन होगा, और I माइनस I1 होगा, मतलब 2 से गुना कर दिए। हम ये आपसे पूछ रहे थे, तो आप क्या क्या हमको समझा रहे थे। चलिए आगे आप बोलिए, फिर से आगे क्या लिखे हम। सर अब उसमें जाएंगे तो 1 वोल्ट वाला में आ जाएंगे। ये 1 वोल्ट नहीं 2 वोल्ट लिखा हुआ है, नहीं मतलब यहाँ के अच्छा बाद वहां फाड़ जाइएगा। अभी एक नहीं हम रजिस्टर बोलते फाड़ नहीं के सर उसको। 2 हमको वोल्ट। सिर्फ लिखवा, हाँ 2 वोल्ट लिखते जाइए, उसमें बोलते जाइएगा, गलत नहीं बोलिएगा। फिर 1 वोल्ट। 1 वोल्ट यस सर। लिख देना, 1 वोल्ट यस प्लस 1 वोल्ट। आगे बोलिए। सर 1 फिर 1 इंटू I माइनस I1। प्रियांशी सही बोल लिखवा रहे हैं, ये बोलिए जल्दी से कि कहीं गलती आपको लग रहा है। सही तो है। सही तो है, सही तो है, साइन कन्वेंशन जल्दी भूल जाइएगा। आप इस बैटिक में पॉजिटिव से निगेटिव की ओर गए, नेगेटिव होगा। कहां से गए? पॉजिटिव से निगेटिव गए हैं, इसीलिए यहाँ पर माइनस साइन होगा।
और करंट के Negative. डायरेक्शन में जा रहे हैं तब फिर से माइनस साइन होगा और I वन माइनस इंटू I1 होगा। I1। और फिर यहाँ से करंट के उल्टा चल रहे हैं, इसलिए प्लस 5I1 होगा इक्वल टू 0। दिमाग को थोड़ा को देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान रहता है, लेकिन एक जगह भी प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो गया ना, तो आपका समझ सकते हैं आंसर से कोई रिलेशन वास्ता नहीं रहेगा, बहुत दूर दूर तक कोई आपको पहचान नहीं मिलेगा आंसर से। ये कॉन्फिडेंस के साथ साइन कन्वेंशन लिखना है। अब इसको तोड़ते हैं थोड़ा सा, -2i प्लस 2i1, मत यहाँ तो हो गया 2 - 1 1 हो गया, -i प्लस I1 प्लस 5I1 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए अगर बात करते हैं तो हम बात समझते हैं भी है। तो देखिए अब I को पहले लिखते हैं, I 2 है और 1 है, ये 3 है, तो -3i है। फिर I1 की बात करते हैं तो 2 है, 3 है और 5 है, 8I1 है, और ये 1 है जो इधर उधर जाके -1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर दूसरा, 2 अननोन है और 2 इक्वेशन है, तो फिर तो कहता है हर हाल में सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर देखिए 3I1 प्लस 5I1 इक्वल टू 3 था, वहां देख लिए क्या है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर ऐड कर देते हैं सीधा सीधा, तो देखिए ये 3i प्लस 5I1 इक्वल टू 3 था, -3i प्लस 8I1 इक्वल टू -1 है। ये तो जोड़ेंगे तो गायब हो जाएगा, ये 13I1 बराबर हो जाएगा 2, इसलिए I1 बराबर हो गया 2/13 एम्पियर करंट। यानी कि मैं निकाल दिया कि इसमें कितना करंट है। देख लीजिए ध्यान से, ये प्रोसेस है। देखिए हम लोग यहाँ तक करंट निकाल चुके हैं, I1 इक्वल टू 2/13 एम्पियर आ गया। आप लोग बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई कष्ट है तो बतलाइए हमको। अब कोई अगर कष्ट हो लगता हो, क्योंकि अभी वोल्टेज निकालना बाकी है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर इक्वल टू होगा V बराबर IR, यानी 5 × I1 हो जाएगा, 5 × 2/13 हो जाएगा, यानी 10/13 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है। आए बात समझ में? यहाँ पर देख लीजिए, आगे बात समझ में, देख लीजिए। यस सर। इस क्वेश्चन को जब तक 4-5 बार नहीं बनाइएगा ना, आपको नहीं समझ में आएगा बात। तो क्वेश्चन कहाँ से बनाइएगा? तो होमवर्क दे देते हैं, बना करके हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, आंसर मिला मिला करके। देखिए एगो SC वर्मा बुक है, आप लोगों को पता ही होगा, आपके पास होगा भी। सेकंड पार्ट का पेज नंबर 201 में चले जाइएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपको बनाना है 37 नंबर बनाना है, 38 नंबर बनाना है, 2 क्वेश्चन। और NCERT का करंट के एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो बनाना है। 3 क्वेश्चन होमवर्क है, तीनों का आंसर मिला के दम लेना है, छोड़ना नहीं है। बात समझ लीजिए, आए बात समझ में? प्रॉब्लम है तो देख लीजिए, यानी कि तीनों का आंसर मिला लेना है, एक बार नहीं मिले फिर काट के सही बनाना। प्रोसेस यही होगा, बस आप सोच लिए, जब तक आंसर नहीं मिले तब तक छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आ गया है, लेकिन गलती होगा क्या चीज में, तो आप समझ सकते हैं आपको गलती क्या चीज में होगा। आपको जो गलतियां होगी इसमें साइन कन्वेंशन में, और जब तक 10 बार प्रैक्टिस ना करेंगे तब तक कोई उपाय नहीं है। ठीक है, शायद 200 पेज नंबर में होगा, 200 या 201 बात बराबर है, वहीं पर अगल बगल होगा, है ना।
ये 3 क्वेश्चन बना लेना है हर हाल में किसी भी कंडीशन में, और आज ही बना के हमको रात तक हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। 3 क्वेश्चन का होमवर्क है, रात में 12 बजे तक भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सर वो अब टेस्ट वाले क्वेश्चन में एक डाउट है। वो डाउट बाद में, अभी अब मेरा क्लास है 8 बजे से, है ना।